10 मास्टरमाइंड की शक्ति प्रेरक बल। दौलतमंद बनने की ओर नवा कदम। दौलत कमाने में सफलता हासिल करने के लिए शक्ति अनिवार्य है। योजनाएं तब तक निष्क्रिय और व्यर्थ हैं जब तक कि उन्हें कार्य रूप में रूपांतरित करने की पर्याप्त शक्ति न हो। यह अध्याय वह तरीका बताएगा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति शक्ति हासिल कर सकता है और उसका है। शक्ति को संगठित और बुद्धिमानी से निर्देशित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शक्ति से हमारा आशय है वह संगठित प्रयास जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त है। संगठित प्रयास दो या इससे अधिक लोगों के संयोजित प्रयास का फल होता है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर सद्भाव की भावना के साथ काम करते हैं। धन कमाने के लिए शक्ति आवश्यक है। धन कमाने के बाद उसे बनाए रखने के लिए भी शक्ति आवश्यक है। एक असीम शक्ति ज्ञान के इस स्रोत से दूसरे किसी अध्याय में बताए तरीके से संपर्क किया जा सकता है और इसमें रचनात्मक कल्पना की मदद ली जा सकती है। 2 संग्रहित अनुभव। इंसान संग्रहित अनुभव या उसके कोई हिस्सा जिसे सुव्यवस्थित और रिकॉर्ड किया गया है किसी भी अच्छी सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकता है। इस संग्रहित अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है जहां इसे वर्गीकृत और व्यवस्थित किया गया है। 3 प्रयोग और शोध। विज्ञान के क्षेत्र में और जीवन के लगभग हर अन्य क्षेत्र में लोग हर दिन नए तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं और व्यवस्थित कर रहे हैं। जब ज्ञान संग्रहित अनुभव के माध्यम से उपलब्ध न हो तो हमें इसी स्रोत की तरफ मुड़ना होगा। यहाँ भी अक्सर रचनात्मक कल्पना का प्रयोग किया जाना चाहिए। ज्ञान इनमें से किसी भी स्रोत से हासिल किया जा सकता है। इसे निश्चित योजनाओं में व्यवस्थित करके और इन योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित करके शक्ति में बदला जा सकता है। ज्ञान के इन 3 प्रमुख स्रोतों के परीक्षण से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई अकेला व्यक्ति ज्ञान को इकट्ठा करने, उसे योजना में बदलने और फिर उसे कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए सिर्फ अपने ही प्रयासों पर निर्भर होता है तो उसे बहुत मुश्किलें आती हैं। अगर उसकी योजनाएं विस्तृत है और अगर वे बहुत विराट है तो आमतौर पर उसे दूसरों को अपने साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और तभी वह उनमें शक्ति का आवश्यक तत्व भर पाएगा। मास्टरमाइंड के द्वारा शक्ति हासिल करना। मास्टरमाइंड को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों का सद्भाव की भावना, साथ ज्ञान और संयोजन। कोई भी अकेला व्यक्ति बिना मास्टरमाइंड की मदद के बड़ी शक्ति हासिल नहीं कर सकता। पहले के एक अध्याय में इच्छा को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से योजनाएं बनाने हेतु निर्देश दिए गए थे। अगर आप लगन और बुद्धि से इन निर्देशों का पालन करेंगे और अपने मास्टरमाइंड समूह के चयन में सावधानी रखेंगे तो आप यह मान ले कि आपने आधा सफर तय कर लिया है, हालांकि यह आपको उस समय महसूस नहीं होगा। आप शक्ति की उन अमूर्त संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझ लें जो उचित रूप से चुने मास्टरमाइंड समूह के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध है। इसलिए हम यहाँ पर मास्टरमाइंड सिद्धांत के 2 लक्षण स्पष्ट करेंगे जिनमें से एक आर्थिक पहलू स्पष्ट है। आर्थिक लाभ किसी भी व्यक्ति द्वारा हासिल है जो अपने सहयोग से घेरे रखता है, जो उसकी दिल से मदद करने के इच्छुक होते हैं और ऐसा पूर्ण सद्भाव की भावना से करते हैं। सहयोगपूर्ण संबंध का यह प्रकार लगभग हर बड़ी दौलत का आधार रहा है। इस महान सच्चाई को समझ लेने से निश्चित रूप से आपका आर्थिक स्टेटस बदल सकता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत का आध्यात्मिक रूप समझना जरा ज्यादा मुश्किल है। आप इस वक्तव्य से एक महत्वपूर्ण सुझाव पकड़ सकते हैं।
कोई भी दो व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते जिनके द्वारा किसी तीसरी अदृश्य और अमूर्त शक्ति की रचना न हो जिसे तीसरे मन की संज्ञा दी जा सके। मानवीय मन ऊर्जा का एक रूप है और इसका एक हिस्सा आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। जब दो लोगों के मन सद्भाव से संयोजित होते हैं तो दोनों की ऊर्जा के आध्यात्मिक यूनिट एक सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं जो मास्टर माइंड के आध्यात्मिक रूप का निर्माण मास्टर मंद सिद्धांत या इसके आर्थिक स्वरूप की तरफ मेरा ध्यान 50 साल पहले एंड्रू कार्नेगी ने खींच था। इस सिद्धांत की खोज मेरे जीवन के काम के विकल्प चुनने के लिए जिम्मेदार थी। कार्नेगी का मास्टर माइंड समूह लगभग 50 लोगों के स्टाफ से मिलकर बना था जिसे उन्होंने इकट्ठा किया था और उनका निश्चित लक्ष्य स्टील बनाना और उसे बेचना था। उन्होंने अपनी पूरी दौलत का श्रेय उस शक्ति को दिया जो उन्होंने अपने मास्टर माइंड द्वारा हासिल की थी। किसी भी ऐसे व्यक्ति के रिकॉर्ड के विश्लेषण करें जिसने प्रचुर धनराशि इकट्ठी की है और कई ऐसे लोगों का भी विश्लेषण करें जिन्होंने थोड़ी कम दौलत इकट्ठी की है और आप पाएंगे कि उन्होंने जाने या अनजाने में मास्टर माइंड सिद्धांत का प्रयोग किया है। किसी भी अन्य सिद्धांत के द्वारा महान शक्ति हासिल नहीं की जा सकती। इंसान के मन की तुलना एक बिजली की बैटरी से की जा सकती है। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि बिजली की बैटरियों का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यह भी एक सुपरिचित तथ्य है कि एक अकेली बैटरी उसी अनुपात में ऊर्जा प्रदान करेगी जितनी कि इसके सेलों की संख्या और क्षमता होगी। मन भी इसी तरीके से काम करता है। यही कारण है कि कई मन अन्य मनों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं और इससे हम महत्वपूर्ण तथ्य पर आते हैं। सामंजस्य के भाव द्वारा मन का संयोजित समूह एक अकेले मन से अधिक विचार ऊर्जा तरह बिजली की बैटरियों का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। इस तुलना से यह तत्काल स्पष्ट हो जाता है कि मास्टर माइंड सिद्धांत में शक्ति का वह रहस्य है जिसके द्वारा उन व्यक्तियों को शक्ति प्राप्त होती है जो दूसरे लोगों के मस्तिष्क द्वारा खुद को घेरे रहते हैं। इससे एक और विचार मिलता है जो हमें मास्टर माइंड सिद्धांत के आध्यात्मिक स्वरूप की समझ के और अधिक करीब ले जाएगा। जब व्यक्तिगत मन का समूह सामंजस्य की भावना से संयोजित होता है और काम करता है तो इस गठबंधन से बढ़ी हुई ऊर्जा मिटी है जो उस समूह के हर व्यक्तिगत मन के लिए उपलब्ध होती है। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि हेनरी फोर्ड ने अपना बिजनेस करियर गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान की बधाई बाधाओं के बीच शुरू किया। यह भी एक उतना ही सुपरिचित तथ्य है कि 10 साल के कम समय में फोर्ड ने इन तीनों बढ़ाओं को पार कर लिया और 25 सालों में अपने आप को अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना लिया। इस तथ्य के साथ यह अतिरिक्त ज्ञान भी जोड़ दे कि फोर्ड के सबसे तेज कदम उस समय नजर आए जब वे थॉमस अलावा एडिसन के व्यक्तिगत मित्र बन गए और आप यह समझना प्रारंभ कर देंगे कि एक मन का दूसरे पर प्रभाव क्या हासिल कर सकता है। एक कदम आगे जाएं और इस तथ्य पर विचार करें कि फोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां उस समय से शुरू हुई जब उनका परिचय हार्वे फायरस्टोन, जॉन बरोज और लूथर बरबैंक, जिसमें से हर एक में महान मन क्षमता थी, से हुआ और आपको इस बात का अधिक प्रमाण मिल जाएगा कि शक्ति मन के मैत्रीपूर्ण गठबंधन से मिलती है। इंसान उन लोगों की प्रकृति और आदतें तथा विचार की शक्ति लेता है जिनके साथ वह सहानुभूति और सामंजस्य की भावना के साथ उठता बैठता है। एडिसन, बरबैंक, बरोज और फायरस्टोन के साथ अपने संबंध के द्वारा फोर्ड ने अपनी खुद के मनःशक्ति में इन 4 लोगों की बुद्धि, ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिक शक्तियां भी जोड़ ली। यही नहीं, उन्होंने मास्टर माइंड सिद्धांत का प्रयोग भी किया जिसका तरीका इस पुस्तक में बताया जा रहा है। यह सिद्धांत आपके लिए उपलब्ध है।
राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रोosवेल्ट सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाले लोगों को वाशिंगटन मास्टरमाइंड समूह बनाने के लिए लेकर आए। उन्होंने इस समूह का नाम भरोसेमंद दिमाग रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और दौरान इस समूह को विचार शक्ति के नाम से भी जाना जाने लगा और किसी भी विकट समस्या का हल निकालने के लिए ये लोग तुरंत बुलाए जाते थे। हमने पहले भी महात्मा गांधी का जिक्र किया हुआ है। शायद अधिकतर लोग जिन्होंने उस विलक्षण छोटे व्यक्ति के बारे में सुना है, उन्होंने बस इतना ही सुना होगा कि वह व्यक्ति जिसने बिना कोई फॉर्मल कपड़े पहने ही अंग्रेजों को परास्त कर दिया। वास्तविकता में गांधी जी कोई विलक्षण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे अपने काल के सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनके अनुयायियों की संख्या ही इतनी अधिक थी, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह अब तक जन्म लेने वाले सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थी। हम उस तरीके का अध्ययन करें जिसके द्वारा उन्होंने अपनी विराट शक्ति हासिल की। इसे कुछ ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। उन्हें शक्ति इस बात से मिली कि उन्होंने 20 करोड़ लोगों को तन और मन से सामंजस्य की भावना से एक निश्चित लक्ष्य के लिए संयोजित किया। संक्षेप में, गांधी जी ने एक चमत्कार कर दिया, क्योंकि 20 करोड़ लोगों को किसी बात के लिए मजबूर करने के बजाय सामंजस्य की भावना के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना एक चमत्कार ही कहा जाएगा। अगर आपको इसके चमत्कार होने में संदेह है, तो आप दो लोगों को सामंजस्य की भावना के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करके देखें, चाहे इसकी अवधि कितनी भी लंबी हो। हर व्यापारी जानता है कि कर्मचारियों से सामंजस्य और सद्भाव से काम करवाना कितना मुश्किल होता है। शक्ति किन स्रोतों से हासिल की जा सकती है? इस सूची में आपने देखा है कि सबसे ऊपर असीम शक्ति आती है। जब दो या दो से अधिक लोग सद्भाव की भावना से संयोजित होते हैं और किसी निश्चित लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं, तो वे इस गठबंधन द्वारा खुद को ऐसी स्थिति में ले आते हैं जहां वे असीम शक्ति के शाश्वत स्टोर हाउस से सीधे शक्ति हासिल कर सके। यह शक्ति के सभी स्रोतों में महानतम स्रोत हैं। यह वह स्रोत है जिसकी तरफ जीनियस और हर महान लीडर मुड़ता है, चाहे वह इस तथ्य से परिचित हो या न हो। दो अन्य प्रमुख स्रोत जिनसे वह ज्ञान हासिल किया जा सकता है, जो शक्ति के हासिल करने के लिए आवश्यक है, उतने विश्वसनीय है जितनी कि इंसान की 5 ज्ञानेंद्रियां हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। आगामी अध्यायों में वे तरीके विस्तार से बताए जाएंगे जिनके द्वारा असीम शक्ति से सबसे अधिक तीव्रता से संपर्क किया जा सकता है। यह धर्म पर कोई कोर्स नहीं है। इस पुस्तक में वर्णित किसी भी मूलभूत सिद्धांत का विश्लेषण इस तरह नहीं किया जाना चाहिए जैसे यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी इंसान की धार्मिक आदतों में हस्तक्षेप करने का इरादा रखता हो। इस पुस्तक का एक ही उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है पाठक को यह निर्देश देना कि वह धन की अपनी इच्छा के निश्चित लक्ष्य को किस तरह इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करे। पढ़े, सोचे और जब आप पढ़े तो उस पर चिंतन करें। जल्द ही पूरा विषय आपके सामने खुल जाएगा और आप इसे सही पहलू से देख सकेंगे। यहाँ आप अकेले अध्यायों को विस्तृत विवरण देख रहे हैं। धन शर्मीला और संकोची है। इसे उसी तरह मनाना पड़ता है और इसका दिल जीतना पड़ता है जिस तरह से कोई दृढ़ संकल्प वाला प्रेमी अपनी पसंद की लड़की का पीछा करता है। और मजेदार संयोग यह है कि धन का पीछा करने में जिस शक्ति का प्रयोग होता है, उसी से मिलती जुलती शक्ति का प्रयोग किसी लड़की का पीछा करने में किया जाता है। धन की तलाश में इस शक्ति सफलतापूर्वक प्रयोग तब होता है जब इसे विश्वास के साथ मिलाया जाए। इसे चाहत के साथ मिलाना चाहिए। इसे लगन के साथ मिलना चाहिए।
एक योजना के द्वारा इस पर अमल करना चाहिए और उस योजना को कार्यरूप में परिवर्तित करना चाहिए। अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने वाला सबसे बेहतरीन उदाहरण इंटेल कॉर्पोरेशन के सीईओ एंड्रू ग्रोव हैं। ग्रोव ऐसी टीम के साथ काम करते थे जिसमें तकनीकी, मार्केटिंग, वित्तीय और प्रशासकीय कार्य देखने वाले पुरुष और महिलाएं बिल्कुल अनौपचारिक तरीके से काम करते थे। सबसे खास बात, कोई निजी ऑफिस नहीं थे, न ही पार्किंग के लिए जगह, और अधिकारियों को कोई विशेषाधिकार भी नहीं थे। कर्मचारियों को यह उदार विकल्प दिया गया था कि अगर कंपनी फायदे में होती है और स्टॉक उठता है तो वे उसमें पूंजी लगा सकते हैं। यह टीम आपको कैजुअल दिख सकती है, पर ग्रोव की जरूरतें बड़ी सख्त हुआ करती थीं। जब 1976 में इंटेल संकट के दौर से गुजर रही थी तो टीम ने खुद की इच्छा से अधिक प्रयास किया, कई घंटों अधिक काम किया और अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए भरसक कोशिश की। ऐसे ही एक अन्य अवसर में इंटेल पेंटियम चिप में थोड़ी सी कमी रह गई, जिससे कुछ संचालनों में दिक्कत पड़ने लगी। ग्रोव ने $475 मिलियन खर्च करके उन चिप को वापस लेकर नई चिप से रिप्लेस कर दिया। ग्रोव ने अपने लोगों को छोटे समूहों में काम करने के लिए प्रेरित किया। हर किसी को अपने रोल ढंग से पता थे, हर किसी ने अपने अनुभव, ज्ञान और रचनात्मकता के हिसाब से काम किया। टीम मेंबर इस तरह से प्रशिक्षित किए गए थे और इतने प्रेरित थे कि वे अपना 100% देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जब भी संकट का दौर होता, टीम अपने मन से अधिक समय देती, अधिक ऊर्जा और अधिक दिमाग लगाती, जिससे वे समस्याओं को हरा सके। जब धन उस मात्रा में आता है जिसे अकूत दौलत कहा जाता है, तो यह धन अर्जित करने वाले व्यक्ति की तरफ उतनी ही आसानी से प्रवाहित होता है जितनी आसानी से पानी पहाड़ी से नीचे बहता है। शक्ति की एक महान अदृश्य धारा मौजूद है जिसकी तुलना एक नदी से की जा सकती है, सिवाय इसके कि इसका एक हिस्सा एक दिशा में बहता है और जो लोग धारा की उस दिशा से इसमें प्रवेश करते हैं, यह धारा इन्हें दौलत की तरफ ऊपर ले जाती है, जबकि इसकी विपरीत दिशा में बहने वाली धारा बाकी लोगों को नीचे की तरफ गरीबी और दुख में ले जाती है, जो इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि वे अपने आप को इस धारा से निकालकर धारा के दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते। हर आदमी जिसने प्रचुर दौलत हासिल की है, जीवन की इस धारा के अस्तित्व को पहचानता है। यह इंसान की चिंतन प्रक्रिया से संबंधित है। विचार का सकारात्मक भाव धारा का यह पहलू है जो इंसान को दौलत की तरफ ले जाता है। नकारात्मक भाव धारा का पहलू है जो इंसान को दौलत की तरफ ले जाता है। नकारात्मक भाव धारा का वह पहलू है जो इंसान को गरीबी की तरफ नीचे ले जाता है। यह उस व्यक्ति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है जो दौलत हासिल करने के उद्देश्य से इस पुस्तक को पढ़ रहा है। अगर आप शक्ति की धारा के उस तरफ है जो गरीबी की तरफ ले जाती है, तो यह एक चप्पू का काम कर सकता है जिसके द्वारा आप अपने आप को धारा के दूसरी तरफ धकेल सकते हैं। यह आपकी मदद केवल तभी कर सकता है जब आप इस पर अमल करें और इसका प्रयोग करें। सिर्फ पढ़ने से और इसे अच्छा बुरा बताने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। गरीबी और अमीरी अक्सर स्थान बदलती है। जब अमीरी गरीबी की जगह लेती है तो यह परिवर्तन आमतौर पर अच्छी तरह से सोची गई और सावधानी से अमल में लाई गई योजना के द्वारा आता है। गरीबी को योजना की कोई जरूरत नहीं होती। इसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती क्योंकि यह साहसी और निर्मम होती है। अमीरी संकोची और शर्मीली होती है। इसे आकर्षित करना होता है। हर कोई अमीर बनने की इच्छा कर सकता है और अधिकतर करते भी है,
पर बहुत कम लोग अपनी इच्छा को निश्चित योजना और ज्वलंत इच्छा से भरकर अमीरी की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। रॉस पेरोट एक मजबूत मन वाले दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले व्यक्ति थी। यह खासियत सिर्फ उनकी ही नहीं थी बल्कि उनके आसपास के मास्टरमाइंड समूह के लोग भी ठीक वैसे ही थे। उनके पास धन कमाने की एक ज्वलंत इच्छा थी और आखिरकार उन्होंने इसे प्राप्त ही कर लिया। इससे पहले वे इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा सिस्टम (ईडीएस) की नींव रखते, वे आईबीएम में एक सेल्समैन के रूप में काम करते थे। उन्हें डर था कि कहीं आईबीएम छोड़कर नई कंपनी खोलने का उनका सपना एक गलती न साबित हो जाए। पर इस डर से वे रुके नहीं। उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। उनका सफलता का राज दृढ़ता के साथ अपने सपनों के साथ खड़ा रहना था और उस ऊर्जा को अपने टीम के मास्टरमाइंड समूह के लोगों तक पहुंचाना था जो उन्हें सफलता और अमीरी के ओर आगे बढ़ा सके। पेरोट को यह बात पूर्णतया पता थी, उनकी प्रतिबद्धता चमत्कार कर सकती है। ईडीएस को मिले उस कॉन्ट्रैक्ट ने सही साबित किया, जो उस समय कंप्यूटर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। प्रतिस्पर्धा में दो कंपनियां थी, आईबीएम और ईडीएस। आईबीएम बड़ी अमीर कंपनी थी और उनके पास बहुत बड़ा अनुभवी स्टाफ था, जबकि ईडीएस के पास छोटा और समर्पित टीम थी। पेरोट को याद है, प्रतिस्पर्धा से करीब 30 दिन पहले मैं अपने टीम के पास पहुंचा, जहां मेरी 15 सदस्यीय टीम थी। उन्होंने कहा, शायद हम जीत न पाए पर यह अनुभव बड़ा जानदार होगा। मैं उन व्यक्तियों पर टूट नहीं पड़ा और उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकाल दिया, बल्कि मैं ब्लैक बोर्ड पे गया और वहां सफलता के साथ मूल मंत्र लिखे जिनसे हमें जज किया जाना था। तभी पीछे से एक धीरे से आवाज मेरे कानों में सुनाई दी, इस तरह तो हम उन्हें 7-0 से हराने वाले हैं। यही वह दिन था जब हम प्रतिस्पर्धा के पहले जीत चुके थे। पेरोट बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के बाद स्टॉक मार्केट में हमारी धमक सुनाई देने लगी। हजारों नई नौकरियां निकालनी पड़ी, कर्मचारियों को बोनस देना पड़ा और इसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। उन्हें लगता है कि यह संतुष्टि का विषय था, जिससे हर किसी को लगने लगा कि यह डील हमारी मेहनत के दम पर हासिल हुई है और हमने अपने इंडस्ट्री से के सबसे बड़े लोगों को हराया है। यही एक कंपनी को अलग बनाती है। टीम की तरह काम करने से, मास्टरमाइंड समूह का उपयोग करके ही किसी भी बड़े से बड़े विरोधी को हराया जा सकता है।